लेक्चर 14। अस्सलाम वालेकुम। चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पढ़ लें। बेहतर तो ये है कि पहले आप सोल्यूशन देखने से पहले खुद कैलकुलेशन ट्राई कर लें। उसके बाद देखें सोल्यूशन। अच्छा, एक पुरानी बात बता दूं, बचपन में आपने एक पढ़ी होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और लड़कपन में एक पढ़ी होगी IS 37 की प्रोविजन। तो इन दोनों में ना कॉमन बात ये थी कि हम ईयर एंड का CD बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। हम जो अंदाज़ा लगाते हैं ना कि इतने पैसे डूबेंगे, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का CD बैलेंस होता है। फिर BD-CD के डिफरेंस से एक्सपेंस निकलता है। इसी तरह से प्रोविजन फॉर वारंटी रिपेयर्स अगर बनानी है तो जो बेस्ट अंदाजा लगाया जा रहा होता है कि इतने क्लेम आएंगे, इतना खर्चा करना पड़ेगा, वो क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट हो रही होती है। फिर ओपनिंग, क्लोजिंग और एक्चुअल खर्चों का डिफरेंस बताता है कि एक्सपेंस में कितना जाएगा। तो यहां पर भी चूंकि बेस्ट अंदाजा लग रहा है ये कि कल को वो कितनी छुट्टियों का फायदा ले जाएंगे, तो इसमें भी जो कैलकुलेशन होगी वो ईयर एंड पे खड़े होकर क्लोजिंग बैलेंस की कैलकुलेशन होगी। बाकी आप एक बार इसका सोल्यूशन अच्छी तरह देख लें, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन 1। दो 2020 यानी 30 जून 20 का ओपनिंग बैलेंस 540 छुट्टियां अनपेड चल रही थी, और ये पिछले साल की बात है। तो पिछले साल पर डे सैलरी क्या हुआ करती थी? 1000 रुपये। ये नीचे 1000 रुपये निकाल के दिखाया है। पिछले साल सैलरी किया थी 25,000 पर मंथ। साल की कितनी हो गई? कितने दिनों की है? जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि वर्किंग डेज 360 हैं, तो 1000 रुपये के हिसाब से 3,60,000 हो गई। अब उल्टा चल रही है। अब आपको टोटल अमाउंट पता है और 300 वर्किंग डेज हैं, तो पर वर्किंग डे कितनी? 1000। तो जो उन लोगों ने, अच्छा ये अगर किसी ने पेरोल में कभी को काम किया हो
तो असल में भी पर डे सैलरी ऐसे ही निकलती है, टोटल डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज। किसी की तनख्वाह काटनी हो ना तो इसी तरह से कैलकुलेशन होती है कि उस महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 25, अगर उस महीने में 25 वर्किंग डे हैं तो ये भी काम किया। तो पर डे पिछले साल सैलरी का रेट 1000 रुपये था और 540 टोटल बैलेंस था, तो ये ओपनिंग बन गया पेबल, इसमें कोई एतराज़। इन्हीं में से 75 छुट्टियां लोगों ने इन कैश करवा ली, क्या एंट्री हुई होगी? सैलरी पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, कमाल हो गया, एंट्री बना लेते हैं आप लोग। सैलरी पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये पेबल में से लेस हो गया, 75 दिन लेस। उसके बाद क्लोजिंग करते हैं कैलकुलेट। 540 में से 75 हो गई कैश, 540 थी ना, 75 कैश हो गई। साल और गुजरा, मजीद कितनी एंटाइटलमेंट हुई? 100 एम्प्लॉयज़ रह गए और हर बंदे को 10 छुट्टियां अलाउड है, 1000 और ऐड हो गई। लेकिन इन 10 में से कुछ अवेल भी हो गई। इन 100 लोगों में से 40 लोगों ने कितनी छुट्टियां कर ली? 6, और 60 लोगों ने 9 छुट्टियां कर ली। साल के शुरू में इतना उनकी छुट्टियां अनपेड थी, इतना का वो कैश ले गए, इतनी और छुट्टियां हिस्से में जा गई। 100 लोग हैं, 10 छुट्टियां, लेकिन इनमें से भी उन्होंने इतनी छुट्टियां कर ली, तो अब कितनी है अनपेड? 6। लेकिन ये 2020 के एंड की बात है, तो 2020 के एंड पे अब 1000 रुपये रेट नहीं है, अब 1200 हो गया हुआ है। अब पर डे 1200 रुपये तनख्वाह हो गई है, तो क्लोजिंग बैलेंस इंटू 1200, और अब बैलेंस करके पता चलेगा कि मजीद एक्सपेंस कितना बनना है। ये क्वेश्चन 1 है। क्या चीज़? तो ओपनिंग का बैलेंस ही है 540। अच्छा, इस पे हमने क्यों 1200 लगा दिया? इनमें से कुछ 540 वाली भी होंगी। जब छुट्टियां कैश करवाते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल में तो लेटेस्ट रेट पे ही करवाते हैं, मेरा तो ये ख्याल है। छुट्टियां जब इन कैश कराई जाती हैं तो वो उस वक्त के रेट पे कराई जाती हैं। जी, सवाल पूछना? क्वेश्चन 1 डन। क्वेश्चन 2 पढ़ लें, सोल्यूशन भी देख लें। क्वेश्चन 2 पढ़ लें और सोल्यूशन भी देख लें। आवाज़ और शक्लें ना बनाया करें यार। क्वेश्चन 2 पढ़ें और सोल्यूशन भी देखें, हैं? अगर दोनों मिक्स भी होते कि चाहो तो कैश करा लो, चाहो तो अगले साल ले जाओ, तो भी अकाउंटिंग ऐसे ही होती। अगर उसको ऑप्शन दी है कि चाहे कैश करवा लो चाहे अगले साल यूज़ कर लो, तो चूंकि कैश की ऑप्शन भी है तो फिर ज़ाया तो नहीं होंगी ना छुट्टियां, यानी फिर हमें पूरे 8 दिन की हमें ईयर एंड पे सैलरी पेबल बनानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, पेबल रिकॉर्ड करने का मकसद ही यही था कि एक्सपेंस यहाँ रिकॉर्ड हो जाए। अगले साल अगर वो छुट्टियां कर जाएगा तो अगले साल का एक्सपेंस कम हो जाएगा, पेबल डेबिट हो जाएगा वो जो वहाँ किया हुआ। अगर साथ वेस्टिंग की ऑप्शन भी है, इसका मतलब ज़ाया कुछ नहीं होने वाला। तो पूरे के पूरे 8000 रुपये सैलरी एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। इस सारी मेहनत का ना मकसद क्या है कि जिस साल में वो ज़्यादा सर्विस दे रहा है, क्योंकि अगले साल में कम सर्विस देनी है, तो एक्सपेंस इस साल रिकॉर्ड। ये पीछे सारा कॉन्सेप्ट है जी। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पुराने रेट पे बुक किया? ये जो क्वेश्चन 1 है, इसमें क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तो क्लोजिंग इसको 1200 पे अपडेट करने से बैलेंसिंग करने में ओपनिंग का भी अपडेशन का इफेक्ट आ गया। इसको बैलेंस करें, जो एक्सपेंस बनेगा वो इन 1000 में से भी इंटू 1200 लग के एक्सपेंस बन रहा होगा, और पुराने वाले पे 200 और का इफेक्ट आ रहा होगा। क्वेश्चन 2,
बड़ी देर लगाते हैं यार पढ़ने में सवाल। जी, जिन्होंने पढ़ा वाकई ही कोई एतराज़ है? एतराज़ समझ नहीं आया? चले, जिनको आधा आया है, पौना आया है, चिटांक आया, मैं सारा ही बता देता हूँ। 2019 जब एंड हुआ था, क्या कर गया, ठीक, 2019 जब एंड हुआ था तो 120 120 लोगों की टोटल 240 छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हुई और यकीनन इसका एक पेएबल आ रहा होगा। और 19 में रेट चूंकि 800 था तो 240 इंटू 800, ये 19 के एंड पे ये वाली अमाउंट आ रही थी। 19 के एंड पे कितनी छुट्टियां अलाउड है? 5। चूंकि 2020 में इन 5 में से की ही सिर्फ 3, तो मैनेजमेंट ने लाइफो बेसिस कहा हुआ है और उसको आगे मजीद समझाया। लाइफो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, और उसको मजीद एक्सप्लेन ये किया हुआ है कि जितनी इन्होंने 20 पे छुट्टियां करनी थी पहले इस 5 में से कटनी थी, और इन 5 से ज़्यादा करते तो उन पुरानी वाली की छुट्टियां एडजस्ट होनी थी। लेकिन लोगों ने ये 5 भी पूरी नहीं की, तो वो जो पिछली बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की फिगर है वो तो गया, तो इसलिए वो सारा रिवर्स हो गया। लेकिन 2019 के एंड पे ना 240 छुट्टियां उनकी पेंडिंग थी। 2020 में जितनी भी छुट्टियां करते पहले वो 2020 की इंटाइटलमेंट में से लेस होती। कितने लोग हैं? 100, यानी 500 छुट्टियां टोटल। अगर वो कोई 700 छुट्टियां करते लोग तो पहले 500 ये पूरी होती, 200 इसमें से पूरी होती और 40 एक्सपायर हो जाती। उन्होंने 500 भी नहीं पूरी की तो वो तो सारी गई ना, तो इसलिए जितना ओपनिंग था वो सब रिवर्स हो गया, ओपनिंग रिवर्स। अब रह गया मसला कि इन 5 में से 2 कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, लेकिन बेस्ट अंदाजा ये है कि ये 2 छुट्टियां सिर्फ 30 लोग फायदा उठा पाएंगे। 100 में से 70 लोगों से 2021 में 5 छुट्टियां भी पूरी नहीं होनी, तो इस कैरी फॉरवर्ड का फायदा सिर्फ 30 लोग उठा पाएंगे। तो हमारा बेस्ट अंदाजा सिर्फ उन 30 लोगों की 2 छुट्टियों का एक्स्ट्रा काम है जो वो अभी कर रहे हैं, तो 60,000 को हम लोग पेएबल बना लेंगे। हमारा बेस्ट अंदाजा कि इस साल लोगों की मेहनत अगले साल कितना उनको फायदा दे जाएगी। क्या फायदा देगी? एम्प्लॉय को क्या फायदा मिल जाएगा? कम काम करेंगे, तो वो कम काम वो असल में अभी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए उस बेस्ट अंदाजे को अभी ही एक्सपेंस और पेएबल बना लेंगे, तो 60,000 का एक्सपेंस बन गया। ठीक है, अच्छा अब आप तीसरा सवाल, आप पहले सवाल ही देखें, सीधा सोल्यूशन ही देखें, कॉन्सेप्ट इसका बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन 3 पढ़ें, समझें और सोल्यूशन देख लें, कॉन्सेप्ट बाद में बताता हूँ। जी, जितनी हमने पेएबल बना लिया, हाँ अगर ज़्यादा होगा तो वो अगले साल और छुट्टियां कर लें और कम काम कर लेंगे ना, तो कोई बात नहीं। जितना एक्सपेंस हमने पिछले साल बना लिया था, जितना पेएबल बना लिया था, हमने पिछले साल 3,000 एक्सपेंस और पेएबल बना लिया, अगले साल ये डेबिट होकर ख़त्म हो जाएगा बस। अब अगले साल वो काम ज़्यादा करें कम करें, ये पेएबल यहाँ से निकल के यहाँ डेबिट हो जाएगा बस। यानी हमारा अंदाज़ा गलत भी हो गया, कोई बात नहीं। 21 में 3,000 का एक्सपेंस आ गया, नेक्स्ट 357 का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। फिर 2022 में फिर से अंदाज़ा लगाएंगे कि अब 2022 के काम का कितना फ़ायदा उन्होंने 2023 में ले जाना है। 21 में बेस्ट अंदाज़ा लगाया, सैलरी पेबल डेबिट 360 में से 357 एक्सपेंस बन गया, ये वाला किस्सा ख़त्म हो गया, ये किस्सा ख़त्म हो गया। अब 2022 के एंड पे फिर से हिसाब लगेगा कि 2022 में उन्होंने कितना एक्स्ट्रा काम कर दिया। 2021 वाली छुट्टियां का क्लोज हो गया मामला, 2021 का मामला सैलरी पेबल डेबिट और बैलेंसिंग करने से 357 डेबिट हो गया, ख़त्म हो गई बात। अब 2022 की फिर से इस तरह से एस्टिमेशन होगी और फिर से ये वाली एंट्री होगी, वो 22 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। कैसे ज़्यादा बन गया?
2021 में जो 3 रिकॉर्ड कर लिया, उस 3 को यहाँ पेबल डेबिट करने से 360 की बैलेंसिंग फिगर यहाँ 357 आ गई। ये वाली बात क्लोज हो गई। अब 2022 में अगर उसने फिर कम छुट्टियां की हैं तो वो 2022 की कम छुट्टियां हैं ना, यानी 3-4 साल तक पेंडिंग यानी बात ये कह रही हूँ। कर ली, ठीक है। जितने पैसे देने हैं, पैसे तो उतने ही देने हैं ना। ये 70 लोग भी अगले साल छुट्टियां कर गए, पैसे तो फिर भी उतने ही देने हैं, पैसे और दे देंगे, पैसे तो उतना ही देंगे ना। बस सिर्फ और सिर्फ ये जो यहाँ बेस्ट अंदाजा था 60,000 रुपए का, वो वहाँ पेबल डेबिट 60,000 और बस इसका काम खत्म हो गया। अब वो 70 लोग और छुट्टियां करें ना करें, पैसे तो टोटल कैश होता ही जाना है। ये एंट्री ऐसे ही होगी, सिर्फ हम इसमें से एक टुकड़ा तोड़ के यहाँ ला पाए हैं बस। अब उन 70 लोगों की और छुट्टियां करने से क्या पैसे और देंगे? नहीं देंगे ना। सिर्फ ये जो 60,000 यहाँ रिकॉर्ड किया है, सैलरी डेबिट 60,000, पेबल क्रेडिट 60,000, अगले साल जितने कैश देना है उतना ही कैश देंगे, क्रेडिट उतना ही होगा, पेबल डेबिट 60,000 होगा, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर एक्सपेंस में आ जाएगी। जो उन 70 लोगों ने मजीद छुट्टियां कर ली या नहीं की, उसका हमने कुछ भी नहीं करना। मकसद सिर्फ अगले साल में होने वाले काम का कुछ टुकड़ा अभी एक्सपेंस बनाना था, वो बना लिया बस। अगर ये सारी कैरी फॉरवर्ड होनी होती, अगर वेस्टिंग भी होती फिर एस्टीमेट लगाने की जरूरत नहीं, फिर पूरी छुट्टियों का पेबल बनाते हैं। अगर ये मैंने पहले भी बात की थी, अगर वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग दोनों हैं, इसका मतलब उसका कोई दिन ज़ाया नहीं होने वाला, तो फिर पूरी छुट्टियों का पेबल बनेगा। क्वेश्चन 3 कहा है जी, तो 2020 में कितनी टाइटल्ड है? 5। हर साल 5 छुट्टियां अलाउड है। 20 में उन 5 में से उन्होंने सिर्फ 3 छुट्टियां की। चूंकि ये भी पूरी नहीं हुई तो पिछला किस्सा तो क्लोज। लेकिन इनमें से जो 2 अभी नहीं की, ये 2021 में कैरी फॉरवर्ड होंगी। ये 2 है जो कैरी फॉरवर्ड होनी है, तो इन 2 का हमने पेबल बनाना है। 30 लोग हैं हमारे बेस्ट अंदाजे के मुताबिक जो इन 2 छुट्टियों का अगले साल फायदा ले पाएंगे। तो 7, 5, 21 की अलाउड होंगी। अच्छा, क्वेश्चन 2 जिनको समझ नहीं आया दोबारा सुने। 2020 में 3 छुट्टियां उन्होंने की, अलाउड कितनी है? 5। चूंकि वो 2020 वाली भी पूरी नहीं कर सका तो 19 का किस्सा तो क्लोज हो गया, वो रिवर्स कर दिया। अब इस 2020 की 5 अलाउड में से सिर्फ 3 की हैं, तो ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। हमारा बेस्ट अंदाजा ये है कि 30 लोग 7 छुट्टियां करेंगे। 2021 में 30 लोग 7 छुट्टियां करेंगे। कैसे कर लेंगे 7? 5 2021 वाली, 2 ये वाली, तो ये 30 लोग इन 2 का अगले साल फायदा ले जाएंगे। इसलिए हम 20 में इन 2 का पेबल बनाएंगे। और 70 लोग चूंकि सिर्फ 5 छुट्टियां या उससे कम करेंगे तो वो इसका फायदा ही नहीं ले पाएंगे, इसलिए उन 70 लोगों का पेबल नहीं बनने लगा। क्वेश्चन 3 क्या हुआ? क्वेश्चन 3 में एम्प्लॉइज को कहा है कि प्रॉफिट का इतने % आपको शेयर दे देंगे। अब ये फिगर पता ईयर एंड के बाद चलेगी, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट है किस साल का एक्सपेंस? जिस साल का प्रॉफिट है। तो अब उसकी कैलकुलेशन का कोई भी फार्मूला एम्प्लॉइज को कहा जा सकता है। अब वो सारा फार्मूला सवाल वाले ने खुद ही बताना है। अब वो सवाल वाले ने खुद ही कैलकुलेशन बताई हुई है कि डायरेक्टर्स को इतने पैसे देंगे और जो नॉन डायरेक्टर्स हैं उनको इतने पैसे देंगे। तो इस सब के पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि एम्प्लॉइज को अगर कुछ बोनस प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पे मिलने हैं तो वो किस साल का एक्सपेंस बनना चाहिए? जिस साल के प्रॉफिट्स पे बोनस देना है, बेशक उसकी कैलकुलेशन ईयर एंड के बाद ही क्यों ना हो, ये प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो इसके लिए अंग्रेजी पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 सारा पढ़ लें। पेज नंबर 3 सारा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट से ऊपर तक, पेज नंबर 3 पोस्ट एम्प्लॉयमेंट से ऊपर तक पढ़ लें।
हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ आया। फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ वो ये बात की हुई है कि अगर ईयर एंड पे हमारी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन क्यों है? क्योंकि हम उन लोगों को ये वादा कर चुके थे कि आप इस साल मेहनत कर लें, आपको हम पैसे देंगे, और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो ये वाली कैलकुलेशन हुई है। यानी अगर ऐसा है कि 2021 के प्रॉफिट्स का बोनस देना है, लेकिन 21 तक उनसे वादा ही कोई नहीं था, 21 ख़त्म हुआ, 2022 के शुरू में मैनेजमेंट का मूड हुआ चलो यार बोनस ही बांट देते हैं, तो अब ये 22 में मूड बना है, 21 में एक्सपेंस नहीं बनेगा। 21 में सिर्फ उस सूरत में एक्सपेंस बनेगा अगर 21 में वादा हो चुका था, चाहे ईयर एंड पे ही क्यों ना हुआ होता। नहीं, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की बात नहीं है। आईएस 37 का एक कॉन्सेप्ट है कि ईयर एंड पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो प्रोविजन है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि अगर ईयर एंड पे हमारा वादा मौजूद है तो फिर ईयर एंड पे एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट होगा। ये लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1 में। और पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा हुआ जो आपने अगर क्वेश्चन 3 पढ़ा है, अगर, तो उसमें वादा बेशक 25% का था, लेकिन जिन लोगों ने छोड़ जाना है उनको देने ही नहीं पैसे, तो उसके हिसाब से हमारी अंदाजा की कैलकुलेशन है कि 21% ही बांटना पड़ेगा। ये बात पॉइंट 2 में लिखी हुई है कि जब आप अंदाजा लगाएं तो उन लोगों का भी मार्जिन रख लें जिन्होंने छोड़ जाना है। और पॉइंट नंबर 3 बस उसी को और एक्सप्लेन किया हुआ है कि अंदाजा कैसे लगाना है। और शॉर्ट टर्म बस बहुत है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, 4 तरह के बेनिफिट्स हैं आईएएस में। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स डन। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं जो है उसकी सर्विस का ही इनाम, लेकिन पैसे देने कब हैं? उसके जॉब खत्म होने के बाद। और अभी पहले पेज पे एग्जांपल्स थी, 2-4 मिसालें, पेंशन, ग्रेच्युटी, नहीं गोल्डन हैंडशेक नहीं, वो टर्मिनेशन बेनिफिट्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड। चलें बस ये काफ़ी है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है उसकी सर्विस का रिवॉर्ड, लेकिन पैसे मिलेंगे उसकी रिटायरमेंट के बाद। इनमें मैंने भी लिखी तो सामने 3 मिसालें हैं, लेकिन 2 बताता हूँ, ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड। इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रेच्युटी ये होती है कि एम्प्लॉय को एक या तो अमाउंट ही बता दी जाए कि जब तुम रिटायर होगे तुम्हें 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि उसको एक फार्मूला बता दिया जाता है। वो फार्मूला कंपनी ने खुद डिज़ाइन करना है। यानी कंपनी एक फार्मूला बता देगी कि जब तुम रिटायर होगे, मिसाल दे रहा हूँ, तुम्हारी लेटेस्ट सैलरी इनटू जितने साल तुमने काम किया डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल स्क्वायर। कोई फार्मूला कंपनी ने डिज़ाइन कर दिया, जितनी अमाउंट उस फार्मूले का आंसर आएगा वो उसको ग्रेच्युटी के नाम पर पैसे दे दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्योंकि पोस्ट, अच्छा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जरूरी नहीं है, 5 साल बाद भी हो सकता है, रिटायरमेंट के बाद। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो पैसे मिलने हैं, चाहे वो लमसम उसी वक्त मिल जाए, चाहे उसके बाद पेंशन की शक्ल में मिलते रहे, मिलने एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद है। तो ग्रेच्युटी है जिसमें एक फार्मूला बता दिया जाएगा, और उस फार्मूले की एग्जैक्ट अमाउंट कब पता चलेगी। मैं फार्मूला रिपीट करता हूं। उस एम्प्लॉय को कहा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मैं 2 मिसालों से बता रहा हूं। पहले मैंने ग्रेच्युटी की मिसाल ली। एम्प्लॉय को कहा कि तुम्हें एक टोटल लमसम अमाउंट पे करेंगे, और वो अमाउंट कैलकुलेट ऐसे होगी, ये फार्मूला स्टैंडर्ड नहीं बताया, ये कंपनी की मर्जी जो फार्मूला बताए, ऐसे एक मिसाल ले रहा हूं कि तुम्हारी जो तब आखिरी सैलरी होगी, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने साल तुमने काम किया होगा, थ्री बाई टू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी मैंने फार्मूला बनाया, नहीं पसंद तो स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, पावर 3 लगा देता हूँ, बस कोई फार्मूला बना दिया। जो इसका आंसर बनेगा ये लमसम अमाउंट उस एम्प्लॉय को दे दी जाएगी जब वो रिटायर होगा। इस अमाउंट की एग्जैक्ट फिगर कब पता चलेगी? क्यों? क्योंकि लास्ट सैलरी क्या होगी तभी पता चलेगा, ये भी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी हमने उससे क्या कमिट कर लिया? टोटल अमाउंट तय कर दी उससे, फिर फार्मूला तय कर दिया। अगर हमने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे क्या पे करना है उसका फार्मूला उससे वादा कर लें, इसको कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। हमने डिफाइन कर दिया बेनिफिट, कि तुम्हें जो बेनिफिट मिलेगा वो डिफाइन कर दिया कि वो कैलकुलेट कैसे होगा। उससे ये नहीं कहा कि तुम्हें 20 लाख देंगे, अमाउंट नहीं तय की,
फार्मूला तय कर लिया, इसको डिफाइंड बेनिफिट प्लान कहते हैं। अक्लमंदी ये है कि जब वो रिटायर हो और तब जितने पैसे बनते हों तभी उतने कहीं से अरेंज किए जाएं, ये अक्लमंदी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। या थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखना शुरू कर दें, ये अक्लमंदी है। थोड़े थोड़े जमा करके रखना शुरू कर दें, और ये जो जमा करके रख रहे हैं ये अपनी कल की आसानी के लिए रख रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयर की, कंपनी। तो जो उसको कल को पैसे देने हैं, कंपनी की अक्लमंदी ये है कि वो थोड़े थोड़े अभी ही जमा करना शुरू कर दे। अब वो जो जमा करेगी उसके लिए वो एक फंड बनाएंगे। फंड बनाने का मतलब एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट हो जाएगी, मुझे लीगल याद नहीं है, पता नहीं ट्रस्ट एक्ट के तहत बनती है या कोई और लॉ है। एक सेपरेट फंड क्रिएट होगा, इसकी अपनी लीगल एंटिटी होगी, इसकी अपनी लीगल हैसियत होगी। अगर किसी ने अपने आर्टिकल्स के दौरान ऑडिट में कहीं पर किसी फंड का ऑडिट किया हो तो ये है नहीं, ट्रस्ट तो होता है, नहीं सॉरी, ट्रस्ट के तहत बनता है ना, हाँ ट्रस्ट एक्ट के तहत बनता है। तो वो एक सेपरेट एंटिटी बनती है। अब होगा क्या कि कंपनी एक फंड बनाएगी और थोड़े थोड़े पैसे इस फंड में जमा करते रहेंगे, वो पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब उस फंड में एक तो कंपनी खुद पैसा, आप समझ लें एक डब्बा होगा फंड। एक तो कंपनी हर साल खुद पैसे इसमें डाल रही होगी, उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। फिर उसके अलावा इस फंड में जो पैसे जमा हो रहे होंगे उन पैसों का क्या करें, खाली रखने से बेहतर है इन्वेस्ट कर दें। तो फिर इस फंड के पैसों को कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। हाँ, फंड के मैनेजर होंगे जो इस कंपनी की मर्जी से ही चुने हुए लोग होंगे, और वो इस कंपनी के चुने हुए लोग भी हो सकते हैं, और किसी और बड़े फंड को भी कंपनी कह सकती है हमारे पैसे भी आप रख लें। फंड वाले ये पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे और वहां से रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट कह लें। अब ये पैसे जमा होते जाएंगे। एक तो इसमें पैसे कौन से जमा हो रहे हैं, जो कंपनी खुद पैसे डाल रही है उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और वहां से इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो फंड में पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा, और जब कल को एम्प्लॉय रिटायर होगा तो इस डब्बे में देखेंगे कितने पैसे जमा हो गए हैं। जिस तरह वो बचपन में गल्ले का एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी भी है, अब कहाँ यार है, अभी भी है। अच्छा, तो इस गल्ले को तोड़ के इसमें से पैसे निकाल के उस एम्प्लॉय को दे देंगे, और अगर गल्ले में कुछ कम ज़्यादा है तो जो भी है उसमें अपने पास से और ऐड करके एम्प्लॉय को दे देंगे। ये है कहानी डिफाइंड बेनिफिट की, कि एम्प्लॉय से एक फार्मूला एग्री कर लिया, उसके जितने भी एक्चुअली पैसे बनेंगे वो तो पता तब ही चलेगा, लेकिन अक्लमंदी ये थी कि वो पैसे थोड़े थोड़े जमा करने शुरू कर दिए, एक सेपरेट एंटिटी फंड बना के। वो पैसे उस फंड ने कहीं इन्वेस्ट किए, वहाँ से रिटर्न आता रहा और पैसे फल फूल के बड़े होते रहे, और जब वो एम्प्लॉय रिटायर होगा तो यहाँ से निकाल के उसको पैसे दे देंगे। इस एम्प्लॉय को क्या वादा किया है कि इस फार्मूले का आंसर जितना बनेगा वो देंगे, या जितने पैसे इस डब्बे में हुए वो दे देंगे। अब अगर ये डब्बा खराब हो गया, पैसा डूब गया, तो एम्प्लॉय को रो के हंस के दिखा देंगे या कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे। तो एम्प्लॉय से क्या वादा हुआ कि हम तुम्हें बेनिफिट पे करेंगे या इसमें जितने भी पैसे हुए वो पे करेंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट का रिस्क कौन बियर कर रहा है, कंपनी। ये दो तीन नाम बोले मैंने। एम्प्लॉय से बेनिफिट तय हो रहा है, इन पैसों को साथ साथ जमा करते जा रहे हैं एक फंड बना के। उस फंड में जो पैसे कंपनी डाल रही है कंट्रीब्यूशन, उस फंड के पैसों से इन्वेस्टमेंट होके रिटर्न आ रहा है। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा ये पैसे इस फंड में से निकाल के दे दिए जाएंगे, लेकिन ये फंड कंपनी ने अपनी आसानी के लिए बनाया था। एम्प्लॉय से क्या वादा है, जो इस फार्मूले का आंसर होगा वो हम जहां से मर्जी तुम्हें अरेंज करके दें। तो इस फंड में जितना पैसा पड़ा है, जहां वो इन्वेस्टेड है, उस पैसे के डूबने का रिस्क किसका है, एम्प्लॉयर का है। ये दो चार बातें बताई हैं, ये बात समझ आती है। प्रोविडेंट फंड की मिसाल, एम्प्लॉय को यह कहा जाएगा कि हम एक डब्बा बना रहे हैं, उस डब्बे में तुम्हारी सैलरी में से, तुम्हारी 100 रुपये सैलरी है, इसमें से हम 10 रुपये डिडक्ट करेंगे और वो 10 रुपये इस फंड में डाल देंगे, और तुम्हारी जेब से जो पैसे कट के फंड में जा रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ पैसे इस डब्बे में हम भी डाल रहे होंगे, और दोनों के ये पैसे जमा होते जाएंगे और पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा, और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा। अब जब ये सारा पैसा इन्वेस्ट होगा और यहाँ से रिटर्न आता जाएगा, तो अब इस डब्बे के अंदर कितना पैसा जमा हो रहा है,
जो एम्प्लॉय की जेब से काट के डाल रहे हैं, प्लस जो कंपनी अपनी जेब से पैसा डाल रही है, प्लस जो रिटर्न आ रहा है। और इस एम्प्लॉय से ये वादा नहीं किया कि कितने पैसे देंगे, उससे ये वादा किया है कि इतने तुम्हारे जेब से कटेंगे, इतने हम कंट्रीब्यूट करेंगे और ये पैसा जहां तुम कहोगे वहां इन्वेस्ट कर देंगे। अगर वो कहे सर हमें क्या पता, तो हम कहेंगे अच्छा ये एक जगह है, बताओ कर दें, इन्वेस्ट कर दें। उस एम्प्लॉय की इजाजत से इस फंड में पैसे इन्वेस्ट होने लग जाएंगे और ये उस एम्प्लॉय से वादा है कि रिटायरमेंट पे तुम्हारे पैसों का जितना भी फल फूल के रिजल्ट बन गया हुआ वो सब तुम्हें हम पे कर देंगे। और अगर ये सारा पैसा डूब गया तो सारा रिस्क एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर को इस सारे वादे में क्या कॉस्ट पड़ रही है, ये 10 जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस मिसाल में हमने एम्प्लॉय से अपनी तरफ से क्या कमिट कर लिया, कंट्रीब्यूशन। जो डब्बे में वो तुम्हारा, हम सिर्फ इतना कंट्रीब्यूट किया करेंगे। तो इसमें एम्प्लॉयर की जेब से कंट्रीब्यूशन जाना डिफाइंड है, तो इसको कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। और इस डब्बे में जितने पैसे आ रहे हैं और वो जितने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट फल फूल के जितनी भी बन रही है, इसका सारा रिस्क एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर के अपने लोग भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स के लिए एक्सपर्ट भी हायर कर सकते हैं। ऑलरेडी जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें भी पैसा लगा सकते हैं। कोई ना कोई फंड का मैनेजर भी हो सकता है, प्रोफेशनल जो होंगे, यानी एम्प्लॉयर जान के उनका पैसा नहीं डुबेगा, मैच पे पैसा नहीं लगा देंगे। ये कंपनीज पे डिपेंड करता है। कंपनीज हो सकता है एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दें कि 4-5 ऑप्शन है, बताओ तुमने कहाँ पैसा लगवाना है, तो एम्प्लॉय की मर्जी के साथ चलते हैं इसमें। हाँ, एम्प्लॉय की मर्जी, क्योंकि उसका पैसा उसकी जिम्मेदारी पे लगा रहे हैं, तो एम्प्लॉय की कंसेंट शामिल है। इस सूरत में एम्प्लॉय को नहीं पता है फंड क्या है, एम्प्लॉय को इस फंड से कंसर्न भी कोई नहीं है। एम्प्लॉय को तो इस फार्मूले का आंसर चाहिए। ये तो कंपनी ने अपनी आसानी के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिया, जबकि यहां पर फंड होगा ही होगा और इस फंड का जो रिजल्ट बनेगा वो एम्प्लॉय को मिलेगा। वो तो एक एडवांस टाइप चीज हो गई ना, कि उसका जितना हक बन रहा है वो उसमें से पैसे बेचक एडवांस निकलवा ले, लोन ले ले, लेकिन एंड पे उसको उतना पैसा मिलना जो उस डब्बे में होगा। उससे ये तय है कि हम इतने पैसे डाल दिया करेंगे, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी सिर्फ अपना पैसा डालने की है बस, जबकि यहां पर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी ये पूरा बेनिफिट देने की है। अब इनकी अकाउंटिंग्स में फ़र्क है, उससे पहले इसकी थोड़ी सी सलाम दुआ वाली बातें हैं। पेज 3 पे आए। पेज 3 में तकरीबन नीचे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की हेडिंग है और ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट, इन दोनों के बारे में 2-2, 4-4 बातें लिखी हुई हैं, ये पढ़ लें। ये सारी यही कहानी है जो समझाई है, पढ़ लें अंग्रेजी एक दफ़ा। इसकी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की मेरे ख्याल में भूल गया, मुझे शायद कंफर्म करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में वो नहीं है, वो कुछ और चीज़ होती है। वो एम्प्लॉय से तो वादा नहीं हो रहा होता, वो तो गरीबों के लिए पैसे जमा हो रहे होते हैं, जितने भी जमा हुए मिलते हैं। अच्छा, इसका ना ये चूंकि पाकिस्तान की प्रैक्टिकल चीज़ है, तो इसकी चूंकि मुझे इस फंड की डिटेल नहीं पता, तो वो पता नहीं इसमें कैसे अकाउंट पर होगी। अगर वो इस डिफाइंड बेनिफिट के क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगी तो उसके मुताबिक अकाउंट पर होगा, अगर कंट्रीब्यूशन के क्राइटेरिया पे उतरा तो उसके मुताबिक अकाउंट पर होगा। इन दोनों फंड्स की ये तो जो कहा है वो तो पढ़े ना, इन दोनों प्लान्स की जो 2-2, 3-3 बातें लिखी हुई हैं वो पढ़ लीजिए, 4-4 पॉइंट लिखे हैं। दोनों प्लान में फंड का कंट्रीब्यूशन करना लाजमी। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में तो फंड होना ज़रूरी है,
हाँ, फंड बनाते इसलिए हैं, फंड बनाते ही इसलिए हैं ताकि पैसा इन्वेस्ट करें। ये ट्रस्ट एक्ट के तहत बनता ही इसलिए है कि कुछ ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं जिन्होंने इन लोगों की अमानत समझते हुए इस पैसे को अच्छा इन्वेस्ट करना होता है उनके बेस्ट फ़ायदे के लिए, तो यकीनन इन्वेस्ट होते हैं। नहीं करवाएगा, वो इन्वेस्ट करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा इन्वेस्ट। पैसे फल फूल रहे हैं तो उसको क्या मसला है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इसको कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट है इसमें, तो वो कुछ एम्प्लॉयज़ ऑप्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन हमने तो उनकी अकाउंटिंग करनी है जो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे होंगे। वो उस फंड के खर्चे हैं, वो उस फंड की कैलकुलेशन के अंदर कवर है, उसकी हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे। ये पढ़ेंगे स्पेशलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, सवाल ऑनलाइन वालों से शेयर कर रहा हूँ, इस फंड की क्या अकाउंटिंग करनी है ये आपको मैं अलग से एक IAS 26 पढ़ाऊंगा स्पेशलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अभी इस वक्त हम इसके मुताबिक अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम इस एम्प्लॉयर के मुताबिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हाँ जी, जो पढ़ रहे थे पढ़ लिया होगा। अगर ये पैसे कल को डूबे या हमने एम्प्लॉय को कहा था कि ये बड़ा ज़बरदस्त फंड है, इनके मैनेजर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपके जो पैसे हैं वो 10-12% पर ईयर तो कमा के देंगे। उतने ना कमा सके ये एक्चुरियल रिस्क है। जहाँ जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे वो शेयर्स, वो कंपनीज ही बैठ गई, वो शेयर्स ही कल को ना बिक सकें, ये इन्वेस्टमेंट रिस्क है। अगर कल को फंड डूब गया तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है उनको पैसे देना। ये लिखा हुआ है कि अगर कल को फंड इस काबिल नहीं होता कि एम्प्लॉयज़ को पैसे मिल सकें तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। विल हैव नो लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू पे फर्दर कंट्रीब्यूशंस। हाँ जी, हाँ जी, मतलब एक एम्प्लॉय है 35 साल नौकरी करके जा रहा है, लेकिन जब उसकी प्रॉविडेंट फंड का लेने का टाइम आया वो फंड बैठ गया, तो वो जो उसने 30-35 साल काम किया था उस सारी मेहनत के पैसे यहाँ जमा हुए हुए थे। अब अगर वो फंड बैठ गया, ज़ाया हो गया, पैसा डूब गया, तो कंपनी अपनी जेब से पैसे नहीं देगी एम्प्लॉय। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, डिफाइंड बेनिफिट। अच्छा, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर चूंकि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या है, बस कंट्रीब्यूशन देना, तो ये ऐसे ही है जैसे एम्प्लॉयर सैलरी देता है, तो इसलिए इसकी अकाउंटिंग बिल्कुल शॉर्ट टर्म बेनिफिट वाली अकाउंटिंग है कि जब एम्प्लॉय जून के महीने की सर्विस दे देगा तो जून के महीने का 10 रुपया एम्प्लॉयर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेगा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। तो एम्प्लॉयर इसकी वो अकाउंटिंग करेगा बिल्कुल वही जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की अकाउंटिंग थी। तो सेम अंग्रेजी दोबारा लिखी हुई है। अगले पेज पे देखिए, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, ये सेम वही शॉर्ट टर्म वाली बात लिखी हुई है। 2-4 पैराग्राफ ही हैं, बस 2 ही हैं बल्कि। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान पढ़ लें, 2 पैराग्राफ्स ही हैं बस पेज 4 पे। ये सिंपल वही शॉर्ट टर्म बेनिफिट सैलरी वाली ही बात है। ये एम्प्लॉयर के लिए सिंपल मंथली सैलरी ही है क्योंकि उसने हर महीने पर 10 रुपये देने हैं। एम्प्लॉयर को ये एम्प्लॉय कितना कॉस्ट कर रहा है 110। एम्प्लॉय को 90 रुपये देगा और 10 ये और 10 ये 20 फंड को देगा। हर महीने ये एंट्री होती जाएगी। हाँ जी, डिफाइन कंट्रीब्यूशन प्लान। प्रोविडेंट फंड में तो हमें पता है ना कि हमने कितने पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं जी। फिर इसमें ये डिस्काउंटिंग वाली लास्ट लाइन डिफाइन कंट्रीब्यूशन में लास्ट वाला, अगर हमने ये प्लान किया हुआ है कि हम हर महीने नहीं 2-2 साल बाद डब्बे में पैसे डाला करेंगे, तो जितने पैसे 2 साल बाद डालने हैं उनकी पी। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान डन, और अगर नहीं भी डन तो घड़ी देख के तो डन ही है। चलें डिफाइंड बेनिफिट प्लान से इंशाल्लाह कल करते हैं। कोशिश करूँगा कल कंप्लीट हो जाए क्योंकि सवाल आप देखेंगे, सवाल इसके आसान होते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।